ये है, मैं कल करवा दूंगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह के साथ करवा दूंगा, ठीक है। मैं कल थ्योरी कराऊंगा ना, थ्योरी, तो थ्योरी के साथ करवा दूंगा, सही है। मैं उसके साथ कवर करवा दूंगा। ओके, चलें जी। एक मिनट, बच्चों को मैं ऐड करता जाऊं। ओके, सो गाइस, मुझे बच्चों ने कहा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो है हमें कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आती, उसको कैसे करना है। सो पहले मैं एक जनरल सवाल बता दूं मैं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक जनरल सवाल है, इसमें आपको जो है सबसे पहले अपडेटेड कैश बुक बनानी होती है। अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस चाहिए होता है कैश बुक का, और वो भी बैंक का चाहिए होता है। तो अगर हम सवाल को स्टार्ट करें तो यहाँ लिखा हुआ है हमारी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो ये कहाँ जाएगा? हमारी कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस है, कहाँ जाएगा जल्दी बताएं? डेबिट साइड पे। डेबिट डेबिट साइड साइड पे। पे। फिर इसने ये सारी ट्रांजेक्शन्स दी हैं, इनको आप गौर करें। जैसे ये भी मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन है। चेक रिसीव फ्रॉम लश की डेबिट होगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू शेरून कहाँ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, शाबाश, नहीं आएगा, शाबाश। ये आसान सवाल का, तो फिर मुश्किल। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ब्रिटेन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। पेड टू वीक वेजेस बाय चेक आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। चेक रिसीव फ्रॉम गेवल आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। पेड टू वीक वेजेस बाय चेक क्या होगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। पेड चेक टू ब्रिटेन ये भी क्या होगा? क्रेडिट पे आएगा। कैश सेल्स फॉर द मंथ कहाँ आएगा? डेबिट। पर हम देखेंगे ये है कैश सेल्स। कैश सेल्स में कैश अकाउंट डेबिट होता है, बैंक नहीं होता। हम जो बना रहे हैं वो बैंक वाला बना रहे हैं, बैंक वाला बना रहे हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं। इसने यहाँ लिखा हुआ है, he put the cash receipt in a box and pays the total into the bank each month। ये क्या करता है? जो भी कैश आता है वो बॉक्स में जमा करता है, और वो फिर बॉक्स में जो पैसे साल के आखिर में बनते हैं या महीने के आखिर में बनते हैं, वो बैंक में जमा कर देता है। तो इस सूरत में ये कैश सेल्स भी बैंक में जाएगा। ये कैश सेल्स भी बैंक में जाएगा, सिर्फ इस केस में, वरना नहीं जाता। और आखिर में बोल रहा है कि एक चेक डिसऑनर्ड होता है। तो सर क्या करना चाहिए? जो चेक डिसऑर्डर वो लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? बेटा हमें दोनों काम करने चाहिए, हमें पहले चेक लिखना भी होगा और चेक फिर रिमूव भी करना होगा। तो कौन सा वाला चेक डिसऑर्डर हुआ है? योवेल वाला, ये वाला। हमने योवेल से चेक रिसीव किया था 370 का, तो पहले आपने इसको डेबिट किया होगा, अब डिसऑनर्ड हो गया, आप क्रेडिट करेंगे। रेफरेंस में क्या लिखेंगे गाइस? अगर कोई चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो उसके रेफरेंस में क्या आएगा? योवेल। डिसऑनर्ड चेक। योवेल आएगा। डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक नहीं आएगा, मार्क्स कट जाएंगे। योवेल आएगा, योवेल, ठीक है, जो बंदे का नाम है, पार्टी का नाम है, वो आएगा। इसके बाद गाइस हम बनाते हैं, आपकी बीआरएस बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसको किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? डिपेंड करता है। अगर सवाल में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है, अगर सवाल में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे ये दिया हुआ है, द बैंक स्टेटमेंट एट 30 सितंबर शोड अ बैलेंस एट द बैंक 2510। अगर सवाल के अंदर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है तो हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं गिवन तो हम स्टार्ट करेंगे अपडेटेड कैश बुक बैलेंस से। कौन सा वाला लेंगे? अपडेटेड वाला, सीडी लेंगे, बीडी लेंगे? बीडी है। बीडी लेंगे, बीडी लेंगे। अगर डेबिट पे आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, क्रेडिट पे आ रहा है तो माइनस में लिखेंगे। सर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बेटा शॉर्टकट मत यूज करना, बैंक स्टेटमेंट भी पूरा लिखिएगा, बीएस मत लगाइएगा। कितना है? 2510। तो इसमें अनप्रेजेंटेड चेक ऐड करते हैं, अनक्रेडिट डिपॉजिट माइनस करते हैं। जस्ट रिकैप करवा रहा हूँ, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। तो एक जरा चेक पढ़ते हैं। The check payable to Britain dated 29 September was not cleared by the bank until 6 October। हमने जो चेक दिया था ब्रिटेन को 29 सितंबर को, कर लेते हैं, 29 सितंबर को हमने ये चेक दिया था 1980 का। ये बैंक में क्लियर नहीं हुआ अभी तक। क्या करना है इसका? बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। हमने ये पेमेंट की थी किसको? ब्रिटेन को। बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, क्या करना है? लेस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक है ये, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक आर द पेमेंट्स। हमने पेमेंट्स की है और बैंक ने उसको प्रोसेस नहीं किया। आगे चलते हैं। एट 30 से लिखेंगे क्या? अनप्रेजेंटेड चेक, पार्टी का नाम, ब्रिटेन और अमाउंट, दैट्स इट।
फिर कह रहा है at 30 September Walik had recorded the cash sales in his cash book but had not deposited the money in the bank. वालिक ने क्या किया था, रिकॉर्ड की थी कैश सेल्स 30 सितंबर को, ये देखें, ठीक है, 3560 की कैश सेल्स रिकॉर्ड की थी, अपने पास अकाउंट को डेबिट किया था, बट ये अभी तक बैंक में नहीं आ रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और आखिर में दोनों साइड का आखिर में टोटल करेंगे, तो आखिर में हमारे पास आएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। इस तरीके से हम लोग बना रहे होते हैं। अच्छा जी, इसमें एक छोटा सवाल है कि explain why item are recorded on the opposite side of the cash book to that on which they are appear on the bank statement. Bank statement is made by the bank. Bank statement is made by the bank for the business. So any bank account, any bank amount is a liability for the bank. Bank statement is made by the bank according to their own perspective. So business bank account is a liability for them. And whereas बैंक अकाउंट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, हमारे लिए बैंक अकाउंट एसेट होता है, उनकी लिए लाइबिलिटी होती है, तो हम अगर डेबिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये सिंपल सा आप रीजन लिख दीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जेनी हैज रिसीव हर बैंक स्टेटमेंट, द फॉलोइंग आइटम हैव नॉट येट बीन एंटर्ड इन हर कैश बुक, प्लीज a tick in the table below under the correct heading to show whether the item will increase, reduce or no effect on the debit balance in her cash book। आपसे पूछ रहा है कैश बुक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैश बुक के बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस पे, कैश बुक पे। सो ये एंटर नहीं किए ट्रांजेक्शन हमने, अगर एंटर करते हैं तो कैश बुक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बताएं, बैंक चार्जेस का बताएं। अगर बैंक चार्जेस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे बैंक बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिक्रीज। जी, डिक्रीज होगा ना। डिक्रीज होगा, शाबाश शाबाश, डिक्रीज होगा। क्रेडिट ट्रांसफर, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे हमारे पास आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज, शाबाश। और डिसऑनर्ड चेक, धनुष बताओ, कोई और बताए जी, डिक्रीज। डिक्रीज, शाबाश। डिसऑनर्ड चेक क्या है, हम चेक को कैंसिल कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ डिसऑनर्ड चेक एंड प्रेजेंटेड चेक। डिसऑनर्ड चेक आर द रिजेक्टेड चेक, i.e. they contain some alteration, they contain some errors, तो ये रिजेक्टेड चेक होते हैं, रिटर्न चेक होते हैं, बाउंस चेक होते हैं। whereas unpresented check are the proper check but they are not presented by the supplier to the bank, बट सप्लायर ने इसको प्रेजेंट ही नहीं किया, ये तो प्रेजेंट हो चुका है लेकिन रिजेक्ट हो गया, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट में क्या फर्क है, एनीवन जी। फिर उसमें डेट वेरी करती है उसमें, और पेमेंट भी, और उसमें वेरी नहीं करती। देखो इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर में पेमेंट भी सेम होती है, डेट भी सेम होती है, और ऑटोमेटिक मूड होता है, हम इनिशिएट करते हैं, हम इनिशिएट करते हैं, ठीक है। और सॉरी, ऑटोमेटिक मूड होता है, पैसे करते रहते हैं। डायरेक्ट डेबिट में पेमेंट वेरी करती है, डायरेक्ट डेबिट में टाइम भी वेरी करता है, और डायरेक्ट डेबिट में बार बार आपको करना पड़ता है, अप्रूवल देना पड़ता है, ऑटोमेटिक मूड नहीं होता, ठीक है सर, ये कर लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा ऐसे सवालों पे जो थोड़ा सा मुश्किल हैं, उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पेपर में दो तीन तरह के सवाल आते हैं, एक सवाल ये आएगा जिस तरह की स्टेटमेंट बनी हुई है, इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, इसको करने का सिंपल सा तरीका, आप पहले लिखेंगे बैलेंस। अब मुझे आप लोग हेल्प कीजिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे अपडेटेड कैश बुक, तो मुझे बताएं कौन सा बैलेंस लेंगे, कितना अमाउंट लेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, 2141। 2141, ठीक है। मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, पेपर में बैलेंस पूरा लिखा कीजिएगा, ठीक है ना, मतलब आपने यहाँ लिखा 21, क्योंकि अब वो लोग सख्त हैं, वो लोग बोलते हैं यहाँ पूरा लिखा करो बैलेंस, बॉल बीडी मत लिखिएगा, बैलेंस बीडी पूरा लिखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। अब आप लोगों ने क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो पहले हम ये, अच्छा कभी कभार क्या होता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडिशन इन्फो होती है, एडिशन इन्फो पहले पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर आपने एडिशन इन्फो नहीं पढ़ा तो फिर मेहनत ज्यादा हो जाएगी, तो पहले एडिशन इन्फो पढ़ लें, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं ना, तो ऐसा कोई आइटम जो कैश बुक में आना हो तो हम पहले से एडजस्ट कर लें। तो यहाँ सबसे पहली एंट्री में कह रहा है, सफिया had brought down the cash book balance on 1st April 2013 incorrectly, it should have been 194 and not 1194। सफिया ने अपना जो बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है 1194, गलती से उसने क्या कर दिया था, 1000 से अपना बैलेंस बढ़ा दिया था। तो हम कैश बुक में जो बाज दफा क्या होता है, कैश बुक में कोई एरर करते हैं तो वो एरर हमें वैसे ही नहीं पता लगता,
इसको देखकर नहीं पता लगता, वो जब नीचे बताएगा तो पता लगता है। ठीक है, तो इसके ओपनिंग बैलेंस में एक एरर था, और दूसरी निशानी ये होती है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 1194, यहाँ कितना है 86। तो दिस मींस देयर इज सम प्रॉब्लम। नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस सेम होते हैं दोनों के, बैंक स्टेटमेंट का भी और कैश बुक का भी। तो यहाँ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो 1000 रुपए से बढ़ा दिया है, ठीक करने के लिए क्या करें जी? 1000 रुपए से डेबिट साइड बढ़ा दिए, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इस आवाज नहीं आ रही। क्रेडिट करेंगे क्रेडिट ना। साइड पे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हम 1000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। सर आगे चलें। अब आपने क्या करना है, दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ें। सर रेफरेंस क्या आएगी? रेफरेंस देखिएगा, बैलेंस करेक्टेड, बैलेंस एरर। करेक्ट जी, एरर करेक्ट लिख दीजिएगा। अच्छा जी। अच्छा, एक और बात, सेकंड में कह रहा है, द बैंक हैड मेड एन एरर रिकॉर्डिंग द कैश पेड इनटू द बैंक ऑन 4 अप्रैल, इट शुड हैव बीन 1250 एंड नॉट 1260। बैंक वालों ने 4 तारीख को एक गलती की है। बोला बैंक में आपने पैसे जमा कराए थे कितने, 1250। बैंक वालों ने गलती से इसको 1260 कर दिया है। क्या कर दिया है? 1260 कर दिया है। ये 1250 होना चाहिए था। बैंक वालों ने पैसे ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए, मतलब आपके बैलेंस को 10 रुपए क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्रेडिट करने से क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बढ़ता है। डेबिट करने से क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम होता है। तो अभी हम वो करेंगे, टैली करेंगे ना चीजों को। तो टैली करने के लिए मैंने इसको 125 कर दिया। अदरवाइज ये एरर बैंक स्टेटमेंट में ठीक होगा, बीआरएस में ठीक होगा। अगर इस बैंक स्टेटमेंट में कोई मसला है तो ये बीआरएस में ठीक होगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वो तो सर क्या अब नाम इसमें ये 160 है और वहां पे 1250 लिखना था, तो अब सर। है यार, देखो ये मिस्टेक हुई है तो ये बैलेंस तो गलत आया होगा ना, इसको ठीक तो करना है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बीआरएस में इसको ठीक करते हैं। तभी मैं पहले आपसे कैश बुक बनाता हूँ, फिर बीआरएस आता हूँ। देखिए, जिंदगी में पहले आसान आसान सवाल किया करें। तो आ जाए। अब हमें मिसिंग आइटम ढूंढने हैं इस कैश बुक में। जब हम अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं तो मिसिंग आइटम ढूंढते हैं। तो मिसिंग आइटम कैसे ढूंढेंगे? अगर आप कैश बुक बना रहे हैं ना, आप कैश बुक बना रहे हैं, तो अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। कैसे? अपोजिट साइड से। ये 316 है, ये 465 है, ये 212 है। तो 300, 400 एंड 212, क्या ये आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर? सर 465 भी आ रहा है, 212 भी आ रहा है, 316 भी आ रहा है, और नीचे भी आपके ये तीनों आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये तो कोई इशू नहीं है। आगे चलें। फिर लिखा हुआ है 2500, 280 और 110। 2500 आ रहा है सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर? 280 और 110। ये दोनों नहीं आ रहे, ये दोनों ऊपर नहीं आ रहे। ना 280 आ रहा है, ना 110 आ रहा है। तो क्या करना है गाइस? ठीक करने के लिए क्या करेंगे जी? सर ये क्रेडिट ऑपोजिट करेंगे। साइड देखना होता है, ऑपोजिट साइड देखना होता है। जी, अपोजिट साइड देखना होता है, अपोजिट साइड देखना होता है। तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, 280 रुपए यहां लिखेंगे, 110 रुपए यहां लिखेंगे। यहाँ रेफरेंस का बहुत बड़ा मसला है, रेफरेंस का बहुत बड़ा मसला है। सर 280 के आगे रेफरेंस में क्या लिखेंगे? पढ़े। 280 के आगे रेफरेंस में क्या लिखेंगे जी? क्रेडिट। नहीं, हम लिखेंगे रेंट। क्या लिखेंगे? रेंट। क्रेडिट ट्रांसफर तो तरीकेकार को कहते हैं गाइस। क्रेडिट ट्रांसफर तो एक मेथड है ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने का। इसी तरीके से चेक डिसऑनर्ड हुआ था, तो हम डिसऑनर्ड चेक नहीं लिखेंगे। अगर कुछ अजीज भी हो तो को। हम अजीज एंड को लिखेंगे। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्क्स जो है वो अमाउंट के नहीं मिलते, मार्क्स रेफरेंस की भी मिलते हैं, मार्क्स रेफरेंस की भी मिलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ओके का सीन है। आगे चलें। अब आ जाए डेबिट साइड। अच्छा, एक बात हमें शायद रखें, ये सवाल है मुश्किल। इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, ओपनिंग मैच नहीं हो रहा था। फिर आपने ओपनिंग बैलेंस 194 कर दिया। आपको पता चला ये ओपनिंग बैलेंस हमारा सही नहीं है, और ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, 194। तो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट को जब कंपेयर कैश बुक से, तो चीजें वहां से स्टार्ट होगी जहां से दोनों बैलेंस सेम होंगे। क्या मतलब? यहाँ 194 कब हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन के बाद हो रहा है, आफ्टर 280 के बाद ये 194 हो रहा है। तो जब हम ये चेक करते हैं दोनों साइडों को, तो जहां हमारा बैलेंस सेम होता है उसके बाद से हम चेक करते हैं, उसके बाद वाले आइटम लेते हैं, उससे पहले वाले आइटम नहीं लेते। ये जो 280 है ये डिस्ट्रैक्टर है, ये घुमाने के लिए दिया है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इस 280 को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा जो सही बैलेंस है जो ऊपर आ रहा है 194, वो इस
280 के बाद आ रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन को आप इग्नोर करेंगे, अदरवाइज हर चीज इम्बैलेंस हो जाएगी। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल है जिसमें ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है। अगर ओपनिंग बैलेंस मैच होता तो हम इसको भी लेते, 280 को भी लेते। अब आ जाए, यहाँ पर आ रहा है 1250, 110 और 3000, तीन चीज। 1250, 110 और 3000, मुझे बताएं इसके अंदर है 1250, 110 और 3000? जी सर, ये 1250 भी आ गया, सर ये जी 110 भी आ गया, जी सर, सर ये सब तीन कुछ है। हजार भी आ गया। तीनों चीजें यहाँ पर क्या है, मौजूद हैं। तो इसका मतलब डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर नहीं होती तो मैं लेकर आता। अच्छा, मैं टोटल नहीं कर रहा क्योंकि टाइम कम है, आप लोग कर लीजिएगा। आप जब इसको टोटल करेंगे तो आई होप कि बैलेंस सीडी जो है वो आपका इस तरफ आएगा। बैलेंस सीडी पूरा लिखिएगा, और बैलेंस सीडी के बाद बैलेंस बीडी भी सर पूरा लिखिएगा। सीडी लिखना ना, कट डाउन तो नहीं लिखना ना वो पूरा। नहीं नहीं, बाल बीड़ी मत लिखिएगा, बाल बीड़ी। अच्छा, अब पेपर में कभी कभार क्या होता है, वो आपको बोलता है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करो, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करो। तो फिर कौन सा वाला बैलेंस लेंगे? फिर ये वाला लेंगे जो यहाँ पर आया होगा। अगर ये डेबिट साइड पे आया तो प्लस में लेंगे, अगर ये माइनस में आया तो ये, अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो माइनस में लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस, यहाँ पूरा लिखा करें, बैलेंस एज पर, थोड़ा सा पता नहीं क्यों सॉफ्टवेयर मसले कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस लेंगे सर? सबसे आखिरी वाला, सबसे आखिरी वाला। बैंक स्टेटमेंट का ये वाला बैलेंस लेंगे, ये वाला सबसे आखिरी वाला 681। अगर ये क्रेडिट पे आ रहा है तो आपने प्लस करना है, अगर ये डेबिट पे आ रहा है तो आपने माइनस करना है, ये ख्याल कीजिएगा। तो हम लिखेंगे 681, और 680, सर ओवर ड्रॉन हो रहा है तो भी माइनस। तो भी माइनस करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो आपने क्या करना है, जिस तरह आप मैचिंग कर रहे थे और मैचिंग में यहाँ के एक एक आइटम को ऊपर से मैच कर रहे थे, तब आपने ऊपर के एक एक आइटम को यहाँ से मैच करना है। सबसे पहले आते हैं डेबिट साइड। ये वो पैसे हैं जो हमने जमा किए हैं, जो हमारे पास आए हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज यहाँ नहीं आ रही होगी, क्रेडिट साइड पे नहीं आ रही होगी, तो वो कहलाएगा अनक्रेडिट डिपॉजिट। 530 नहीं आ रहा, तो 530 क्या होगा गाइस? 530 नीचे नहीं आ रहा, क्या होगा जी? 530 अनक्रेडिट डिपॉजिट ऐड करेंगे, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे, ये सारे आइटम नीचे आ रहे हैं। 316 भी आ रहा है, 465 भी आ रहा है, 212 भी आ रहा है, और आपका 2500 भी आ रहा है। बाकी ये आइटम नहीं आ रहे हैं। मतलब बैलेंस को हम नहीं कंपेयर करते, उसको कंपेयर करते हैं, आइटम को, बैलेंस को हम नहीं कंपेयर करते। ये 450 नीचे नहीं आ रहा। तो सर ये क्या है? ये हमने एक पेमेंट की है गाइस, ये हमने एक पेमेंट की है, तो इसका क्या करना है? अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। अच्छा, एक मसला और है। मैंने बताया था, अगर 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 बैंक सेक्टर में कोई मसला हो, बैंक स्टेटमेंट में कोई इश्यू हो, तो उसको भी ठीक करना है। तो आप सब लोग अनप्रेजेंटेड चेक लेस कर लोगे, अनक्रेडिट डिपॉजिट प्लस कर लोगे, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कोई मसला हो तो उसको भी ठीक करना है। तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट में हमने 10 रुपए ज्यादा लिख लिए थे क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड बेसिकली प्लस करता है बैलेंस को। आप देखें, ये 194 है, इसमें 1260 जमा किया तो ये बढ़ गया, ठीक है। तो और ये 110 जमा किया आपने 461 में, तो ये बढ़ गया। ये आपने 3000 रुपये और जमा किए तो बैलेंस और बढ़ गया, माइनस में जा रहा था प्लस हो गया। तो बताने का मेरा मकसद है, ये क्रेडिट आइटम क्या करते हैं, प्लस करते हैं बैलेंस को। तो 1260 लिख दिया, 10 रुपए ज्यादा प्लस कर लिए बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट का आपने बढ़ा दिया है, तो अब इधर क्या माइनस करेंगे, करेंगे ना। माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस बैंक एरर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। और आखिर में आएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। आगे चलें, आगे मैं आपको कुछ, अच्छा ये भी एक सवाल है, इसमें इस तरह की ट्रांजेक्शन है जो कि क्या नाम है, मतलब हमें पुट करनी होती है, ठीक है, हमें पुट करनी होती है, कौन सी ट्रांजेक्शन कहानी है। परेशानी की बात नहीं, फॉर्मेट आपको पता हो बस।
थोड़ी बहुत थ्योरी के सवाल भी कर देते हैं। एलन प्रोड्यूसेस अ मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नेम वन अदर अकाउंट और स्टेटमेंट व्हिच ही माइट प्रिपेयर टू चेक फॉर एरर इन द बुक्स ऑफ। हम कितने अकाउंट बनाते हैं अपने एरर्स वगैरह को चेक करने के लिए कि हमने एरर क्या नहीं किया। एक बनती है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अलावा और क्या क्या बनता है एरर को चेक करने के लिए? अपडेटेड कैश बुक। इसके अलावा बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में पता लगता है ना कि हमने कोई एरर गलत, हमने कोई, अगर दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों साइड का अगर टोटल बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब हमने कोई ट्रांजेक्शन ज्यादा रिकॉर्ड के लिए या कम रिकॉर्ड के लिए, या उसकी एक साइड ओमिट कर या दिया। कोई एरर हो गया है। जी जी, या कोई एरर हो गया है। दूसरा हमारे पास बनता है कंट्रोल अकाउंट। पर कंट्रोल अकाउंट का जो असल काम है वो आप सीखेंगे एज लेवल में। एज लेवल में सीखेंगे। कंट्रोल अकाउंट भी बनता है एरर को ठीक करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, बोला है ऑन 1 अगस्त एलन कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1690। डेबिट बैलेंस आ रहा है 1690 का। हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस पीडी। ठीक है, मैं पूरा नहीं करवा रहा, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ। अब आपने मुझे बताना है बैंक चार्जेस कहाँ पर आएगा। जैसे ऊपर लिख दिया है कि द फॉलोइंग आइटम अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक, तो ये कैश बुक में आएगी। तो मुझे बताएं बैंक चार्जेस कहाँ पर आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। डायरेक्ट डेबिट कहाँ पर आएगा? जी, डेबिट में आएगा सर। क्रेडिट पे आएगा। क्रेडिट पे आएगा, क्रेडिट डायरेक्ट में आएगा। पेमेंट को। और रेफरेंस में लिखोगे वाटर रेट्स। रेफरेंस में आप लिखोगे वाटर रेट्स। स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट पे आएगा। क्रेडिट। रेफरेंस में लिखोगे रेंट। क्या लिखोगे? रेंट। हमें हमें पैसे रिसीव हुए हैं, क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है। डेबिट। गाइस ये आप लोग माइक खोल के बैठे हैं, घरेलू आवाजें आ रही हैं, आपको पता है कि सेंसर करें बेटा। ये लाइव शो चल रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, घरेलू हालात जो है, कई बच्चे कैमरे ऑन कर देते हैं, कभी बच्चे जो है माइक ऑन कर देते हैं, तो पीछे से फिर झगड़े की आवाजें आ रही होती है। तो गाइस ख्याल रखा करें, हमारे पास छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बेचारे परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे। सर एक क्रेडिट ट्रांसफर जो है वो डेबिट होगा ना? यार तुम मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो, फिर देख लेते हैं। फिर डेबिट होता है क्रेडिट होता है देख लेते हैं। 5-6 हजार भेज दो मेरे अकाउंट में, फिर देख लेते हैं क्या होगा, डेबिट वो होगा। वैसे ही बेचने हैं सर, फीस जो नहीं दी। अच्छा जी, ओके ओके। यार क्रेडिट ट्रांसफर के की बात याद रखना, मसला समझो। सवाल में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें पास करना हो बोलेगा अपने बाप का नाम बताओ, तुम्हें फेल करना हो बोलेगा अब मेरे बाप का नाम बताओ। तो अगर उससे लिखा है क्रेडिट ट्रांसफर टू सप्लायर, क्रेडिट ट्रांसफर टू सप्लायर, इसका मतलब मैं दे रहा हूं सप्लायर, फिर वो क्रेडिट पे आएगा। खाली लिखा हो पर ये लिखा है क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव्ड, पैसे आ रहे हैं, तो ये गाइस क्या होगा, डेबिट होगा। और रेफरेंस में कभी भी सर क्रेडिट मैंने ट्रांसफर, भी तो डेबिट ही बोला था। हाँ मैं सुन नहीं पाया ना, मैं सुन नहीं पाया, आज मैं नींद में हूं ना, कल तुम नींद में थे, आज मैं नींद में हूं। चले जी, द फॉलोइंग। अच्छा, आप लोग बैलेंस मालूम कर लेंगे इसका, आगे चलें, एनी इशू? इस आगे सवाल में चले सिर्फ, आगे चले हाँ, सर। इस सवाल में क्या है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया और लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट का था क्रेडिट बैलेंस। क्या करना है, जब बीआरएस बनाएंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसमें क्या करना है, प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे? जी जल्दी बताओ यार। राफे, राफे यार, ऑफ सीन है ऑन सीन है तुम्हारा? सर जब हम मीडियम मीडियम सीन है, मीडियम। अच्छा मीडियम सीन है, मीडियम सीन है तो फिर तुम्हारे साथ कुछ और करना पड़ेगा, फिर तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बैंक स्टेटमेंट का बताओ गाइस। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1634। सर क्रेडिट बैलेंस होगा तो अब पॉजिटिव लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1634, सिंपली ये लिखेंगे। फिर इसके बाद आप आ जाएं इन ट्रांजेक्शन के ऊपर, कैश सेल्स डिपॉजिटेड, ये हमने कैश सेल्स डिपॉजिट किया था, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, क्या करना है इसका 1112 का? सर और ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। और चेक टू सप्लायर ये दोनों भी नहीं आ रहे, ये हम करेंगे लेस, अनप्रेजेंटेड चेक होंगे। अच्छा गाइज ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, तो मैं बच्चों को एक इक्वेशन सिखाता हूँ, वो आप भी सीख लें कि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस प्लस अनक्रेडिट डिपॉजिट माइनस अनप्रेजेंटेड चेक प्लस माइनस बैंक एरर। अगर कोई बैंक एरर है तो
आखिर में आएगा कैश बुक बैलेंस। तो कभी कभार हमें इससे स्टार्ट करना पड़ता है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें वहां जाके फिर क्या हो जाएंगी, अनक्रेडिट डिपॉजिट वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, अनप्रेजेंटेड चेक वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फिर हमें यहाँ फाइंड करना होगा। ठीक है, तो कभी कभार उल्टे सीन भी होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं देख लेता हूँ, हम रेशो भी देख लेंगे, ठीक है, अगर हिम्मत हुई तो। या थोड़ा सा मुश्किल सवाल इसका भी देख लेंगे, आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना बता दें। एग्जामिनर के जो फेवरेट आइटम है उनमें से एक बीआरएस भी है उसका फेवरेट, यानी कैश बुक प्लस बीआरएस। ये ध्यान में रखिएगा, कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बो आ सकता है पेपर में शुरू में। So on 1st November 2013, डोनाल्ड मैके कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 741। ओके सर, कोई इशू नहीं है। और सेम डेट पे इसका ओवरड्रॉन आ गया। ओवरड्रॉन मींस माइनस में जाएगा। अभी आगे कह रहा है फॉलोइंग आइटम्स रिकॉर्डेड ओनली इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड भी है, तो क्या करना है इसका, कहाँ जाएंगे, अपडेटेड कैश बुक में या बीआरएस में? बीआरएस। यार बीआरएस। कैश सेज नहीं आ रही, मैं यूडी लिख रहा हूँ, यूडी स्टैंड फॉर अनक्रेडिट डिपॉजिट। चेक पेड टू एन कैंपबेल, मैं लिख रहा हूँ यूपी, यूपी स्टैंड फॉर अनप्रेजेंटेड चेक। सर कैश सेल्स आएंगी क्या उसमें फिर बैंक स्टेटमेंट? यार देखो, वो कह रहा है आइटम्स रिकॉर्डेड ओनली इन द कैश बुक, अनक्रेडिट एक होता है अनक्रेडिट चेक, और एक होता है अनक्रेडिट डिपॉजिट, दोनों में डिफरेंस है। अनक्रेडिट चेक का मतलब है सिर्फ वो चेक जो हमने बैंक में जमा की वो नहीं आ रहे। अनक्रेडिट डिपॉजिट का मतलब है समटाइम हम कैश भी बैंक में जमा करते हैं, पर बैंक में रश होता है, ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी कैश हो या कोई भी चेक हो और ये बैंक में नहीं आ रहा हो, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं अनक्रेडिट डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? अनक्रेडिट डिपॉजिट्स। हैव यू गॉट दिस थिंग? ठीक है सर। अच्छा जी, आप लोगों का मॉक होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, या तो मंडे के दिन होगा, या मंडे के दिन ही होपफुली होगा मॉक जो है। ठीक है, अच्छा जी सर। हमारा मंडे आए दिन पे बिजनेस का भी देख कर आएंगे, फिर मॉक भी देने आएंगे। यार देखो, लाइफ तो अभी आप लोगों की लाइफ ऐसी है ना कि लाइफ एंजॉय वाली लाइफ है। सर एंजॉय आप किधर है सर? एंजॉय किधर है बताएं। देखो, बच्चे कहते एंजॉय तो हैं सर आप कर रहे हैं सर। एंजॉय मैं कर रहा हूँ, बच्चे कहते हैं अभी बिजनेस पेपर, एक सर बता रहे थे, बिजनेस पेपर चेक कर रहा था मैं, पता नहीं कौन सा है, 2-1 है या 2-2 है, पता नहीं क्या वहां लिखा हुआ था, व्हाट इज बिजनेस। तो बच्चा कहता है कि मेरी रईस मूवी देख कर आया था रोजाना। बोला मेरी अम्मी जान कहती है कि बिजनेस से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। ये हाल हो गया बच्चों का। जियो जियो सर। जियो, हाँ, एंजॉय यार गाइस, तुम लोग पढ़ो। मेरा 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 एक दोस्त है, वो बोलता है कि अ गुड गर्लफ्रेंड कैन नॉट गिव यू अ गुड फ्यूचर, बट अ गुड फ्यूचर कैन गिव यू 1,000 ऑफ गर्लफ्रेंड्स। तो लाइफ को अगर एंजॉय करना है तो आज पढ़ो। मैं आज वो एक कोई मूवी देख रहा था, तो उसमें मुकाबला होता है, लड़ाई होती है। तो वो एक कैप्टन अपने साथियों को बोलता है, आई वॉन्ट टू सी माई बेस्ट फाइटर पायलट ऑन द स्काई, आई वॉन्ट टू सी माई बेस्ट फाइटर पायलट ऑन द स्काई। तो मैं भी चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी माई बेस्ट स्टूडेंट एट द एग्जाम हॉल, जो बैठ के एफपीएस में, एपीएस में, बिकन हाउस में बैठ के वो छाप रहे हो, एमएस छाप रहे सर आप फाइटर मूवी तो नहीं देख रहे थे? हो। वो एक सीन था यार, वो एक सीन था। सो चलिए, मैं इसका रेशो करवा देता हूँ। हर कुछ बोल रहे हैं रेशो करवा दे सर, रेशो ठीक है करा देता हूँ यार। अच्छा जी, थोड़ा मोटिवेशन मोटिवेशन लेकर आए अपने अंदर, आपको क्या हो गया यार, यही तो टाइम है। इंशाल्लाह आप लोगों का ए स्टार आएगा। मेरे एक स्टूडेंट का ए आया तो माशाल्लाह उसके अब्बा ने उसको ब्लैक कलर की सिविक गिफ्ट की। तो मुझे भी उम्मीद है राफे के कि राफे इंशाल्लाह ए स्टार लेगा तो उसको अब्बू इंशाल्लाह एक पेन लेकर देंगे, अच्छा वाला पेन, 500 रुपए वाला। आइटम रिकॉर्डेड ओनली ऑन द बैंक स्टेटमेंट। सर ये बैंक स्टेटमेंट में आया, सिर्फ कैश बुक में नहीं आया। तो इसका बताएं क्या सीन है, 58 का क्या करेंगे राफे? मंथली इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेबिट, ये आइटम बस बैंक सर क्रेडिट में लिखेंगे कैश बुक के। डायरेक्ट डेबिट का बड़े क्रेडिट लिखेंगे, शाबाश। ठीक है, डिसऑनर्ड चेक रिसीव फ्रॉम एलेक्स स्मिथ, भले हमने रिसीव किया हो, भले हमने रिकॉर्ड किया हो, हम हमेशा इसको, मंथली इंश्योरेंस वाला फिर से बताइएगा। यार देखो ये लिखा हुआ है मंथली इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है ऑनलाइन पेमेंट की थी, तो ऑनलाइन पेमेंट तो बैंक स्टेटमेंट में आ रही होती है। हमारे हम जो रजिस्टर बना रहे होते हैं उसमें नहीं आ रही होती। रजिस्टर में एंट्री तब होती है जब कोई चेक बनता है। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन पेमेंट थी, इससे नहीं आ रही। तो ये जहन में बिठा लो, स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट डेबिट हो गया, क्रेडिट ट्रांसफर हो गया, ये हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करने होते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑनलाइन हो रहे होते हैं।
और तो सर ये ये क्रेडिट साइड पे जाते हैं क्योंकि हम ये पे कर रहे हैं। पे कर रहे हैं, शाबाश। डिसऑनर चेक, चेक को हम रिजेक्ट करवा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। अब आ जाए, दो दो चीजें यहाँ लिखी है वो जरा देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है अ चेक रिसीव फ्रॉम फ्लोरा मैकबेथ 989 इनकरेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक इज 898। इसका क्या करना है? मैं जिससे पूछूं बताएगा। राफी बेटा तुम पहले बताओ। सर ये और चेक हमने रिसीव किया था फ्लोरा 989 हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड बाय बैंक। सर इसको ये एरर टाइप से करेंगे ना। मतलब कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में लिखेंगे या बीआरएस में लिखेंगे? रिसीव किया ना सर, तो ये पर कैश बुक में लिखेंगे ना। यार भवेश, तुम लोग बड़े कमेंट पास कर रहे होते हो, सेटिंग करवा फलां करवा रहे हो यार, क्या चल रहा सर है? सर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करें सर। अच्छा ठीक है, ओके ओके। ये बताएं, अ चेक रिसीव फ्रॉम फ्लोरा मैकबेथ 910 हैज बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक एज 898। कहां पर है? सर बैंक एरर के रेफरेंस से ऐड होगा ना। ये जो है आपका बीआरएस में आएगा। कहाँ आएगा गाइस? बीआरएस में। बीआरएस में आएगा, क्योंकि बैंक का मसला हुआ है ना, कैश बुक का मसला तो नहीं हुआ ना। दिस वाज द प्रॉब्लम इन द बैंक, नॉट इन कैश बुक। तो गाइस इसका क्या सीन है? इसका सीन ये है कि ये अमाउंट आपने रिसीव किया था। रिसीव मतलब बैलेंस बढ़ गया होगा, रिसीव मतलब पैसे बढ़ गए होंगे, लेकिन 989 के बजाय आपने 898 लिखा है। आपने कम अमाउंट प्लस किया बैंक स्टेटमेंट में। आपने अमाउंट रिसीव किया था 989, आपने बैंक स्टेटमेंट में जाके लिखा है 898, आपने कम अमाउंट लिखा है। तो हम क्या करेंगे? ये बैंक एरर है। अगर सर बैंक स्टेटमेंट तो प्लस डिफरेंस को करेंगे। प्लस कर देंगे। हाँ, डिफरेंस को प्लस करेंगे, शाबाश। फिर कह रहा है द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 100। कैश बुक की क्रेडिट साइड, ये वाली साइड, क्रेडिट साइड, ये आपने 100 से बढ़ा दी है। सर तो डेबिट कर देंगे 100। डेबिट कर देंगे 100 से, और बोलेंगे कास्टिंग एरर, या लिख देंगे एरर करेक्टेड, इस तरीके से लिखेंगे। ये थी आपकी बीआरएस। इसमें कोई इशू वगैरह? बीआरएस जब पढ़ेंगे ना, बीआरएस, तो आप लोग बीआरएस के फायदे जरूर पढ़िएगा, बेनिफिट ऑफ बीआरएस। फिर बीआरएस में कुछ आइटम होते हैं वो आपको पता हो। डिसऑनर चेक क्या होता है, डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और आजकल ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये भी पढ़ लीजिएगा। मतलब एक ही ना कैश ट्रांजेक्शन, मैं ट्यूशन की फीस ऑनलाइन लूँ, तो ट्यूशन की फीस ऑनलाइन लूंगा तो इजीली रिसीव हो जाएगी, चोरी का खदशा नहीं होगा, एडमिन कॉस्ट कम होगी। लेकिन मसला क्या है, हर एक बंदे के पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होती। दूसरी बात, क्या नाम है, बेड डेड के चांसेस कम हो जाएंगे, लोग टाइम पर पे करेंगे। अगर मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर सिस्टम किया हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है, हर महीने की पहली तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, कैश फ्लो पोजीशन मेरी बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो लोग जो कन्वीनियंट फील नहीं करते, जो 2-2 महीने की, 3-3 महीने की फीस ड्यू करके जमा कर रहे होते हैं, उनको परेशानी होगी, वो कंप्यूटर के पास स्विच कर जाएंगे। तो ये जरा नेट से पढ़ लें। डीप सीक एक सॉफ्टवेयर है, डीप सीक, डीप सीक है, जिमिनाई है, चैट जीपीटी है। वहां लिख लीजिएगा ओ लेवल अकाउंटिंग, और आगे लिखिएगा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन एंड कैश ट्रांजेक्शन, बस खाली ये लिख दीजिएगा। तो ये सारा ऑनलाइन में, क्रेडिट ट्रांसफर भी ऑनलाइन में आता है, डायरेक्ट डेबिट भी ऑनलाइन में आता है, स्टैंडिंग ऑर्डर भी ऑनलाइन में आता है। ये सारी आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? तो आपने बीआरएस में क्या पढ़ना है? बीआरएस के फायदे फायदे पढ़ने हैं। बीआरएस के फायदे क्या है? आइडेंटिफाई अनप्रेजेंटेड चेक, आइडेंटिफाई अनक्रेडिट डिपॉजिट्स, आइडेंटिफाई स्टेल चेक, कोई चेक चोरी हो गया उसका पता लगता है, हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट बैंक बैलेंस। ठीक है, और एसओ किसे कहते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर को कहते हैं। डीडी किसे कहते हैं? डायरेक्ट डेबिट को कहते हैं। रेफर टू ड्रॉर का क्या मतलब है? ऑनर चेक। ये छोटी मोटी चीजें वो पूछता रहता है। सो विल यू बी प्रिपेयर्ड? आ जाए, अब आ जाए इसके ऊपर, क्या नाम है, रेशोज के ऊपर आ जाए। जी बेटा, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? रेफर टू ड्रॉअर को से बताएं। यार रेफर टू ड्रॉअर का मैंने ये मतलब बताया कि रेफर टू ड्रॉअर का मतलब है डिसऑनर्ड चेक। ड्रॉअर वो बंदा होता है जिसने वो चेक लिखा होता है। तो अगर वो कोई चेक डिसऑनर्ड होता है ना, तो बैंक बेसिकली कह रहा होता है कि जिस बंदे का अकाउंट है आप उससे रब्ता करें, क्योंकि या तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, या उसने साइन सही नहीं की होगी, या उसने मॉडिफिकेशन की होगी, या टाइम बहुत हो गया होगा। तो इसलिए रेफर टू ड्रॉअर का वर्ड यूज करते हैं कि जिस बंदे ने ये चेक दिया है आपको, आप उससे रब्ता करें, वो आपको सही करके देगा या आपको दूसरा चेक देगा। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके ओके। अच्छा, बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा रेशो का टच दे दें, रेशो पढ़ा दें, तो रेशो का मैं टच दे देता हूँ बेटा।
रेशियो में गाइस एक तो फॉर्मूला याद आती है, मैं सबको बोल रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद हो, और एग्जाम में जब भी बोले ना वर्किंग, तो वर्किंग आपने करनी है, वर्किंग आपने करनी है। यहाँ बोल रहा है प्रॉफिट मार्जिन, तो आप प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला लिख लें। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है प्रॉफिट upon डिवाइड revenue बाय सेल्स, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, सवाल में अगर नेट सेल्स हो, सवाल में अगर सेल्स रिटर्न हो, बाज दफा सेल्स भी होती है और सेल्स रिटर्न भी होती है, तो फिर हम नेट सेल्स लिखते हैं। सर प्रॉफिट कौन सा आएगा? सर कंपनी में दो प्रॉफिट होते हैं, एक प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होता है, एक प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। यहाँ कौन सा वाला प्रॉफिट आएगा अगर कंपनी का सवाल हो? जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट? after interest आएगा। शाबाश, आफ्टर इंटरेस्ट आएगा। यहाँ वो प्रॉफिट आता है जो सबसे आखिर में बच जाता है, सबसे आखिर में बच जाता है। तो चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे सोल ट्रेडर हो, प्रॉफिट आएगा कौन सा वाला? सब सब कुछ माइनस करके जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो आएगा। तो अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हो तो अपने इंटरेस्ट माइनस करना होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और सेल्स आती है, नेट सेल्स आती है, मतलब नेट सेल्स। तो आ जाए इस सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ, यस सर देखिए। सेल्स दोनों आएंगे ना, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जी जी जी, दोनों आएंगे। यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 27,900। मैं लिख देता हूँ 27,900 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे सेल्स। अगर सेल्स दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्कअप मार्जिन लगा के फाइंड होती है। तो अगर कैश सेल्स हो, क्रेडिट सेल्स हो, दोनों लेंगे, सेल्स टोटल आती है, ठीक है। तो सेल्स कितनी है? 186,000। हम लिख देंगे 186,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे आंसर लिखना है। आंसर में कोशिश कीजिएगा 2 डेसिमल प्लेस तक लिखिएगा। 15%। एग्जैक्ट 15% आ रहा है। जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर। तो बेटा अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, पहले फॉर्मूला लिखता है। फॉर्मूला है हमारे पास ट्रेड पेबल्स। सर वैसे हमारे डायरेक्ट करने में भी हर्ज तो नहीं है ना? नहीं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड पेबल्स इंटू 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर आती है परचेजेस कौन सी? क्रेडिट वाली। तो ट्रेड पेबल्स की फिगर हम देख लेते हैं, सवाल में गिवन है तो बहुत आला। ट्रेड पेबल की फिगर ये रही, 9435। 9435 में लिख देता हूँ इंटू 365 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस अगर दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई तो देखें, रेशियो का सवाल जब भी करो तो इक्वेशंस का भी इस्तेमाल करो। रेशियो का सवाल जब भी करो तो इक्वेशंस, ओपनिंग, देखो मैं तुम्हें लिख देता हूँ, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये इक्वेशन समटाइम यूज करनी पड़ती है हमें परचेजेस फाइंड करने के लिए, परचेजेस फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो परचेजेस ये यहाँ दी हुई है 93075, 93075 में लिख देता हूँ। अच्छा, इसका आंसर जो है ना आप लोगों ने राउंड ऑफ करना होगा नियरेस्ट टू होल नंबर। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर हो जो डेज होते हैं वो पूरे होते हैं, डेज होते हैं वो पूरे होते हैं, और अगर आपके पास आंसर इस तरीके से आ रहा हो 21.2 आ रहा हो, तो आप अपवर्ड राउंडिंग करेंगे, अपवर्ड राउंडिंग करेंगे। 37 डेज। वैसे आंसर क्या आ रहा था? 37 ही आ रहा है। 37 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आंसर आता ना 36.4, तो भी आप 37 कर देते, क्योंकि हम कम से कम दिन बोल रहे होते हैं, कम से कम दिन जिसमें पैसे रिकवर हो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर भी आपको आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल इंटू 365 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स। लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड रेशियो में हम करंट एसेट में इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी सारे लेते हैं, यानी मतलब ट्रेड रिसीवेबल को लेंगे, अदर रिसीवेबल को लेंगे, अगर बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, कैश बैलेंस पॉजिटिव है, उसको लेंगे, ट्रेड पेबल से डिवाइड करेंगे, अदर पेबल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीजें आती है। तो सवाल में आ जाए, मैं सवाल से इसको करवा देता हूँ, फिर इस पे आगे कमेंट्स कर सकते हैं हम लोग। तो ट्रेड रिसीवेबल आएगा? यस सर आएगा। फिर ये ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल है। तो पहले आता हूँ मैं ट्रेड रिसीवेबल पे, कितना है? 14010 आएगा? यस सर आएगा। फिर उसके बाद इन्वेंट्री तो ले नहीं सकते, और बैंक जो है वो माइनस में है, तो बैंक वाला बैलेंस हम माइनस में लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 2240,
और ट्रेड पेबल है 94345। अगर अदर रिसीवेबल होता नहीं है तो मैं लेता सर। ठीक है। एसिड टेस्ट रेशो का दूसरा नाम लिक्विड रेशो है। एसिड टेस्ट रेशो का दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशो है। इसका आंसर बताना बेटा। आप एसिड टेस्ट बोल रही हैं बेटा। अनाया बेटा बात समझा नहीं, व्हाट यू आर सेइंग। जी जी। ओके गाइस, मुझे इसका आंसर बताना। इस सवाल में कोई इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री ले नहीं सकते ना हम लोग, तो ट्रेड रिसीवेबल ही हमारे पास एसेट में सर आएगा। 1.2 आ रहा 1.2 है। अच्छा 1.2 लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ इसने सवाल पूछा है, बच्चे बोलते हैं यार एडवाइस के सवालों के आंसर दो, तो मैं एक समझा देता हूँ आपको सवाल, फिर बाकी देखते हैं। हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,500। ओके। हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट है 2,500, मतलब इससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। इससे ज्यादा पैसे होंगे तो चेक बाउंस हो जाएगा, चेक वापस हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके अकाउंट में 2,500 बैलेंस माइनस में जा चुका है और आपको मजीद पैसे निकालने हैं तो बैंक पैसे नहीं देगा, चेक बाउंस हो जाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं हमारा बैंक बैलेंस यहाँ कितना आ रहा है। हमारा बैंक बैलेंस आ रहा है 2240, हालत डाउन है। ठीक है। थोड़ा ही अमाउंट बचा है। अब क्या कह रहा है? द ट्रेड पेबल टर्नओवर फॉर द ईयर टू 31 जनवरी वॉज 35 डेज। लास्ट ईयर हम पेबल को पैसे देते थे 35 दिनों में, ऑन एवरेज 35 डेज लगाते थे। इस साल हम पेबल को पैसे दे रहे हैं कितने दिनों में? 37 डेज में दे रहे हैं, ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी। Advise Adit whether or not he should delay paying trade payable in order to reduce the bank overdraft। हमारे पास एक तरीका ये है कि रिसीवेबल भी तो पैसे देते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं कि रिसीवेबल का वेट करते हैं, जैसे ही रिसीवेबल पैसे देगा हम पेबल को दे देते हैं। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आपके पास बैंक में पैसे नहीं है, आपने किराएदार को बोला भाई ऐसा है, बच्चे फीस दे देंगे, चाहे 10 को दें चाहे 20 को दें, जैसे ही बच्चों की फीस आ जाएगी मैं आपको किराया दे दूंगा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आ जाएगा, इन्वेंट्री को सेल करके पैसा आ जाएगा, फिर आराम से हम दे देंगे पेबिल को। तो पेबिल को हम पहले देते थे 35 दिनों में पैसे, अब देते हैं 37 दिनों में पैसे, और अब हो सकता है आगे और बुरे बुरे हालात हो जाए। तो सवाल कर रहा है जस्टिफाई योर आंसर बाय कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑन बोथ द बैंक बैलेंस एंड द ट्रेड पेबल। आप जो भी ऑप्शन बताएं उसका बैंक बैलेंस पे और ट्रेड पेबल पे इम्पैक्ट बताएं कि हमें ट्रेड पेबल को लेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर बात करें। तो आ जाएं पॉइंट इन फेवर ऑफ, जस्ट वेट। इसके लिए बेहतर बेटा ये कि बुलेट्स पे आंसर ले, ज्यादा अच्छा है। जी बेटा, क्या पॉइंट आएंगे फेवर में? 5 5 का सवाल है तो 2 पॉइंट फेवर में दे दें। जी। अगर हम ट्रिप पेबल को लेट पैसे देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ज्यादा है कि देन कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट। अच्छा, अगर लेट पैसे दें तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर हम पेपर को लेट पैसे है। देते तो क्या? रिलेशन सर बुरा तो हो हम जाएगा। दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपेंसेस में। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? सर दूसरे जो वर्किंग एक्सपेंस है, कैपिटल जैसे वर्किंग कैपिटल जो चाहिए, वेजेस पे करनी है, हम वो कर सकते हैं दूसरी चीजें। चलो मैं लिख देता हूँ, आउटफ्लो विल बी, जैसे ट्रेड क्रेडिट होता है। सो बैंक बैलेंस माइट इम्प्रूव। आउटफ्लो बाद में होगा तो क्या नाम है, आपका बैंक बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। और बेटा अगर हम बाद में पेमेंट करते हैं तो क्या होगा? जी। अगर हम ट्रेड पेबल टर्नओवर को बढ़ा देते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं तो क्या होगा? सर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट आपका कम होगा। शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट। इसने ये पॉइंट बोला है कि सर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कम हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं होगा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो हमें इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो बाद से ट्रेड पेपर में से पॉइंट नहीं आ रहा, ओवरऑल देखो यार। फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने ये बोला है
कि पहले हम पैसे देते थे 35 दिनों में, फिर हम पैसे देते हैं 37 दिनों में, अब पैसे मजीद लेट करेंगे, 40 दिन बाद देंगे, 41 बाद देंगे, तो आउटफ्लो हमारा देर से होगा। तो इससे क्या होगा, बैंक बैलेंस इंप्रूव हो सकता है। कैसे इंप्रूव हो सकता है, कि हमारे पास रिसीवेबल से पैसा आ जाए, हमारे पास कहीं और से पैसा हो जाए, लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर रहेगी हमारी। बैंक बैलेंस माइट इंप्रूव की जगह पे लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होगी, ये भी लिख सकते हैं आप। वर्किंग बाकी कैपिटल भी लिख सकते हैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल लिख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या होगा, जैसे नितिन ने कहा, इंटरेस्ट माइट नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट माइट बी अवॉइडेड, अच्छा वर्ड है, ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि आप उसको, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बढ़ेगा नहीं ना, कम रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये अच्छा पॉइंट हो गया। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट पे। सर आप फिर हेडिंग दोबारा मत दे इतनी बड़ी, आप लिख दें पॉइंट इन अगेंस्ट। सर हम सिंपल पॉइंट दें, ये जो आप पूरा समझा रहे हैं, सिंपल पॉइंट दें तो भी आंसर मिल जाएंगे, यस मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप लिखते हैं ना इंटरेस्ट माइट बी अवॉइडेड, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। सर पॉइंट इन अगेंस्ट क्या होंगे, पॉइंट इन अगेंस्ट ये होंगे पुअर रिलेशनशिप विद सप्लायर। सप्लायर। क्रेडिट लिमिट कम हो जाएगी। सर एक्सीलेंट। डिस्काउंट रिसीव कम होगा। सर मैं इतना पॉइंट लिखूंगा, मार्क्स मिल जाएंगे, यस मिल जाएंगे। If you increase trade payable time, then your supplier might start charging interest. Excellent. Supplier might charge interest on overdue amount. Supplier might charge interest on, अच्छा मैंने बच्चों को ये बोला है अभी तो आपके पास टाइम कम है, मैं इंशाल्लाह आपकी बड़ी क्लास रखूंगा, अल्लाह ने चाहा तो 19 एंड 20 को मैराथन, अब बिजनेस पेपर तो आपको हो जाएगा, तो एक पूरी मैराथन क्लास रखूंगा। मतलब उसमें ये होगा कि 1 घंटा पढ़ाया, फिर गेप, फिर 1 घंटा पढ़ाया, फिर गेप, फिर 1 घंटा पढ़ाया, फिर एक गेप। तो जो जो टॉपिक लेते होंगे मैं सारे रिवाइज करवाऊंगा आपको, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। सर यू आर पुटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी सो इट बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस आल्सो, ये भी कह सकते हैं जी जी। अच्छा कोशिश बेटा ये करें कि पॉइंट्स एमएस वाले दें। इसके लिए मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, जो एडवाइस के सवाल है, कि आप कोई भी 2 पेपर करें, आप घर पे पेपर प्रिंट आउट करवा लें, 15 या 16, कोई भी 2 पेपर करें। उन 2 पेपर में जो भी थ्योरी का सवाल नहीं हो रहा, खुद अटेम्प्ट करें, नहीं हो रहा, पॉइंट नहीं आ रहे, आप उस थ्योरी के सवाल को क्या करें, मार्क करें। और जब वो 2 पेपर आपके हो जाए, मतलब टाइम पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो जितने भी थ्योरी के सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे, जाके एमएस से याद करें, एमएस से मेमोराइज करें, फिर आके उसको अटेम्प्ट करें, और सिंपल पॉइंट्स रखें। क्योंकि टाइम कम है, तो थ्योरी अभी अच्छी याद होगी। तो सिंपल पॉइंट्स रखेंगे, थ्योरी आपको याद हो जाएगी। मुश्किल पॉइंट रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं भी ज्यादा लिख रहा हूँ, इसको और इजी करें। जैसे मैंने पॉइंट इन अगेंस्ट में बोला है, पुअर रिलेशनशिप विद सप्लायर, सप्लायर माइट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट में नोट बी रिसीव्ड। ठीक है, कोशिश बस ये करें कि थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट भी बताएं, प्रॉफिट पे भी, बैंक पे भी इम्पैक्ट बताएं। सप्लायर माइट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, सो लोअर, सो प्रॉफिट माइट बिकम लोअर, या हायर एक्सपेंसेस, थोड़ा सा इस तरीके से। सर कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, आप सिंपल सी स्टेटमेंट देंगे, उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई जजमेंट वगैरह देने की, कोई जस्टिफिकेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी स्टेटमेंट दे दें, ओवरऑल रिडक्शन सर ये रिलेशन बेहतर बना दे। trade payable turnover is not a better option। ठीक है, ऐसे तो रीजन नहीं देंगे। रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, रीजन मांगता भी नहीं है। आप भले एमएस देख लें, एमएस में उसने कोई ये नहीं लिखा हुआ डिसीजन विद कमेंट, लिखा है ऐसा कभी? इसकी एमएस तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आप एमएस से देख लीजिएगा। अगर उसने डिसीजन विद कमेंट लिखा है, डिसीजन विद कमेंट, मैं फिर भी एमएस देख लूंगा, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। वो कहता है 5 मार्क्स का सवाल है, 4 आर्गुमेंट मुझे चाहिए। अब तो और मुश्किल कर रहा है, अब पता है क्या सवाल देगा, अब पेपर में बोलेगा 3 एडवांटेज दो, 1 डिसएडवांटेज दो। आजकल तो ऐसे कर रहा है। तो थोड़ा एमएस आपको पढ़ना पड़ेगा, बता रहा हूँ थ्योरी के लिए। 2023 एंड 2024 एटलीस्ट ये सारे पेपर जरूर कर लें। 2023 के 5 पेपर आईजीसी के, और 2024 के 5 पेपर ये लाजमी कर ले, लाजमी पूरे पूरे पेपर, तो जाके इससे आ रहेगा, बता रहा हूँ। आगे चले सर। Suggest 3 other action which Adit should take to reduce the bank overdraft. जनरल आंसर दे रहे हैं,
जी जी बेटा, मैं थ्योरी के सवाल की क्लास रखूँ, मैं सोच रहा हूँ कल मैं थ्योरी की क्लास रखूँ। कल बच्चों का बिजनेस का पेपर भी है, तो मैं थ्योरी की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। थोड़ा सा थ्योरी याद भी हो जाएगी, अकाउंटिंग की थ्योरी कराऊंगा तो बिजनेस की थ्योरी याद हो जाएगी। सो कल मैं हो सकता है पूरी थ्योरी की क्लास रखूँ अकाउंटिंग की, सिर्फ थ्योरी कराऊँ उसमें। जी बेटा, इसका बताएं। स्टेट 3 अदर एक्शन विच आदित्य शुड टेक टू रिड्यूस द बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या करना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट कम करने के लिए? आसान है यार, मेरे प्यारों, याद कर लो। ये तो स्कोरिंग क्वेश्चन है गाइस, बड़ा सिंपल राइट है। डिसेबल टर्नओवर कम करना। हाँ, किसी से लोन ले लें, अक्वायर लोन कर लें, ठीक है। शॉर्ट टर्म भी होते हैं, आप सिंपल लिख दें अक्वायर, Ask debtor to pay early payment. ठीक है ना। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट कर ले। और शॉर्ट टर्म कैपिटल बेटा, इन्वेस्ट कर Sir, सकते ask debtor to pay early payment. हाँ, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आस्क, सर, कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकते। यस वो भी कर सकता है। अगर पेपर में आ जाए ना शॉर्ट टर्म तरीके बताओ, तो फिर कैपिटल नहीं आएगा। आस्क डेटर टू पे अर्ली, ठीक है। अच्छा जी, वाई आदित्य शुड प्रोड्यूस एन एनुअल इनकम स्टेटमेंट, क्यों बनानी चाहिए सर? सर, टू प्रॉफिट एंड लॉस पता। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द और ईयर। सर, बिजनेस परफॉर्मेंस पता चलती है। कॉस्ट हाँ, ऑफ टू कंपेयर या असेस बिजनेस परफॉर्मेंस, असेस बिजनेस परफॉर्मेंस। ये गाइस छोटे छोटे सवाल हैं, बच्चे गलत करते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, बच्चे गलत करते हैं, तो ये पढ़िएगा बेटा। स्टेट 2 रीजन व्हाई आदित्य शुड अप्लाई द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है हम अकाउंटिंग में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। मेरी राइटिंग बेटा बहुत खराब है ना बेटा, मैं तो बस बेकार राइटिंग नहीं किया है। मैं कल थ्योरी की क्लास कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कल जो है ना रेशियो थोड़ा बहुत रह गया है, रेशियो मैं कल करा देता हूँ। वैसे ही बिजनेस का पेपर है, अभी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और थोड़ा सा मैं थ्योरी की क्लास कर लेता हूँ। मुझे एक बच्चे ने कहा था कि सर पूरी थ्योरी एक उसमें कंपाइल कर लें, तो मैं कल ट्राई करता हूँ, मुझे याद दिलाइएगा। तो मैं थ्योरी सारी कंपाइल कर लेता हूँ, जितने पेपर होते हैं ना 2023 22, क्वेश्चन आंसर इस तरह कंपाइल कर ले, तो आपको बड़ा फायदा होगा। अच्छा गाइज, स्टेट 2 रीजन व्हाई आदित्य शुड अप्लाई द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है पहले ये समझ लें। छोटा सा रिकेप कर लूं। डू यू हैव द आइडिया अबाउट प्रूडेंस? प्रूडेंस का आइडिया है आपको? जी, डू यू हैव द आइडिया अबाउट प्रूडेंस? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जल्दी बताएं। व्हाट डज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सेज? सर के एसेट जो है वो ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए और लायबिलिटी जो है वो अंडर स्टेट नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, लाइबिलिटी की बात नहीं करता, वो कहता है एसेट्स एंड प्रॉफिट। एसेट्स एंड प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होने जी। चाहिए। और वो इससे पहले एक और बात करता है कि आप जो है वो जरूर क्या करें, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस जरूर रिकॉर्ड किया करें। एक्सपेक्टेड लॉस जरूर रिकॉर्ड किया करें, ठीक है, ये बात बोलता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? तो अगर सर किसी जिस चीज की टाइम का एक्सपेंस एक है मिनट, उसी टाइम। हाँ हाँ जी बेटा, बताएं बताएं। सर अगर किसी चीज की मॉनेटरी वैल्यू है तो उसको हम करते हैं रिकॉर्ड। नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोला मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग मतलब कि उसी मतलब एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जिस महीने वो इनकर हुआ है। अच्छा ठीक है। जिसका रेवेन्यू जिस टाइम पे रेवेन्यू अर्न हुआ है उसी से हम रिलेट करते हैं उस एक्सपेंस को। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है, हम बोलते हैं हमारे एक्सपेंसेस और हमारी इनकम एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एक्सीलेंट। अच्छा, अब आ जाए जरा इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच हैव मॉनेटरी वैल्यू। मैं लिख देता हूं, रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच हैव मॉनेटरी वैल्यू। वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसकी कोई कीमत हो। वो ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू आप अपनी तरफ से बनाएं, अपनी तरफ से सोचें, वो नहीं रिकॉर्ड करनी। आपने गाड़ी खरीदी है, कितने की खरीदी है? 1 लाख की खरीदी है, बिल मौजूद है, यस सर, रिकॉर्ड करो, मनी मेजरमेंट। आपने जो है वो वर्कर को पैसे दिए थे,
वेजेस के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हो, कितने दिए थे सर? 40,000। बिल मौजूद है? यस सर। पैसे कितने दिए हैं? 40,000। रिकॉर्ड कर लो वेजेस के नाम से। आपने जो है वो बिजली का बिल दिया था, कितना दिया था? बिजली खर्च की है, नजर आ रही है? बिल दिया था, कितना बिल दिया था? 8,000। बिल पड़ा हुआ है? यस सर। तो आपके पास फिगर्स भी मौजूद है, आपने जो पैसे पे किए उसकी कैलकुलेशन भी मौजूद है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो आप इसको रिकॉर्ड करो। सर समझ में नहीं आया। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे कि ब्लू जेज है, ब्लू जेज का मार्केट में नाम बहुत ज्यादा हो गया है, बिकन हाउस ज़कात में नहीं आ रहा, एफपीएस ज़कात में नहीं आ रहा, रॉकफोर्ट ज़कात में नहीं आ रहा। तो ब्लू जेज ने कहा कि यार हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक एसेट लिख देते हैं गुडविल के नाम से। किसके नाम से? क्योंकि हमारा मार्केट में नाम हो गया है, और उसके आगे लिख दिया 11 करोड़। व्हाट इज दिस 11 करोड़? सर ये हमारी इज्जत है, हमारी वैल्यू है। हमने 1 साल के अंदर ब्लू जेस को ऐसा कर दिया कि अगर आज आज हम इसको बेचें तो हमें 11 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो व्हाट इज दिस 11 करोड़? दिस इज अवर गुडविल, ये हमारी इज्जत, ये हमारा नाम है, ये हम एसएफपी में शो करेंगे। तो ये मनी मेजरमेंट कहता है आप जो है टोपियां नहीं कराएं, इंसान बन जाएं। ये जो आप जो 11 करोड़ लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या आपने पैसे दिए इतने 11 करोड़? आपने किसी कोई बिजनेस खरीदा हो, 11 करोड़ आपने ऊपर दिए हो तो बात बनती हो? ये आपने खुद अपनी तरफ से बनाया है। तो इसके खिलाफ है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कहता है वो चीज रिकॉर्ड करो जिसकी क्या हो, मॉनेटरी वैल्यू हो। अभी जो है हमारे पास मुजम्मिल है, रास्ते में जा रहा था, इसने किसी को बाइक पे लिफ्ट करा दी, उसने उसको दुआ दे दी कि भाई तू जो है इंशाल्लाह टॉप करेगा, पूरे पाकिस्तान का टॉप इन पाकिस्तान बनेगा, टॉप इन अकाउंटिंग बनेगा। तो इसने जाके घर में जाके वावेला कर दिया, भाई मेरा टॉप आ गया अकाउंट में, मैं टॉप कर गया, ये वो, मुझे ऐसी दुआ मिली है कि अब कोई नहीं बचने वाला, और कल मैं पेपर देने नहीं जा रहा, मेरा टॉप कंफर्म है। क्या ख्याल है, कहाँ टॉप कर रहा है ये सर? घर में। सर ये घर में टॉप कर रहा है सर। बताने का मेरा मकसद है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है घर में टॉप नहीं करो, बिजनेस में टॉप करो। तो बताने का मतलब है कि अच्छा इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अश्योर ऑब्जेक्टिविटी, आप लिख लें, अश्योर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि यार बिजनेस कर रहे हो, अपनी मर्जियां मत चलाओ। मतलब लोग बहुत मर्जियां चलाते हैं, एक्सपेंस बढ़ा देते, आप देखते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हम रिकॉर्ड करते हैं, उसमें मर्जियां चला रहे होते हैं, अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। मनी मैनेजमेंट रोकता है। मनी मैनेजमेंट बोलता है कोई भी खर्चा रिकॉर्ड करना हो, आप उसके पीछे प्रॉपर सबूत हो, पैसे गए उसके पीछे। ये नहीं है पैसे नहीं गए, अपनी मर्जी से आप बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो। तो अश्योर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना? मेक कंपैरिजन, मेक कंपैरिजन रियलिस्टिक। जब किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को दूसरे से कंपेयर करना हो, तो आप दोनों ने वही चीजें रिकॉर्ड की होती है जिसके अगेंस्ट मनी वैल्यू है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, तो इससे कंपैरिजन क्या होता है? रियलिस्टिक होता है। बाकी कुछ बच्चों ने लिखा है हेल्प्स इन फाइनेंशियल डिसीजन, ये भी सही, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जहां तक मेरा ख्याल है आप लोगों ने प्रूडेंस पढ़ लिया है, आप लोगों ने मैचिंग पढ़ लिया है, आज बैठ के मनी मैनेजमेंट पढ़ाया। गाइस इसकी वन लाइन डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा बस। कुछ बच्चों ने कहा सर रिलेवेंस पढ़ाएं, रिलेवेंस में नहीं पढ़ाया। तो कल इंशाल्लाह हमारी थ्योरी की क्लास होगी। कल मैं थ्योरी में इंशाल्लाह आपको जो है ना वो क्या नाम है सवाल कराऊंगा एडवाइस के, जितना मुझसे हो सका। और इंशाल्लाह हम आगे ही पढ़ेंगे, फिर आगे मजीद हम पढ़ेंगे किसको, मंडे एंड क्या बोलते हैं ट्यूसडे को। मुझे बता सर दीजिए। कल सर जल्दी क्लास रखने की कोशिश करिएगा। क्या मतलब, तुम तो रात को सोते ही हो ना यार। नहीं सर, सर बिजनेस की तैयारी करनी है ना। बिजनेस की क्या तैयारी करनी है? आखिरी सर दम पे मतलब बहुत तैयारी करता है।